नमस्कार सभी प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, हम लोग बात करने वाले फ्लावर एनाटॉमी के बारे में। पुष्प की पूरी संरचना देखेंगे, यहाँ एक एक बात करेंगे। जब भी पुष्प की बात करी जाए साथियों, तो पुष्प के वैसे मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। आइए देखो 4 पार्ट के बारे में कैसे जानकारी लेंगे। जब आपके सामने फ्लावर, फूल या पुष्प की बात करी जाएगी, तो आपके सामने सबसे पहला जो भाग होता है, जो आप कभी भी एक पुष्प को देखिएगा तो ऊपर जब एक कोई पुष्प कली के रूप में होता है, तो कली के रूप में उसके ऊपर ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के ऊपर से भाग जुड़ा रहता है, जिसे साथियों हम लोग बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? बाह्य दलपुंज, या इसी को हम लोग सेपल के नाम से जानते होंगे, बाह्य दलपुंज कहलाएगा। दूसरा भाग होता है साथियों, इसे कहा जाता है कोरोला। अब कोरोला की अगर बात करी जाए, ये जो पंखुड़ियां होती ना, इन्हें दोस्तों कहा जाएगा दलपुंज। जो पंखुड़ी होती है, जिसे हम लोग पंखुड़ी के नाम से जानते हैं, जिसे पेटल भी कहते हैं, इसको हम लोग पंखुड़ी भी बोलते हैं। जो कीट पतंगे जो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, वो ड्यू टू पेटल्स की वजह से इसकी ओर आकर्षित होते होंगे। फ्लावर का अगला जो भाग है, ये दो नॉन एसेंशियल होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, किसी तरह का इनका कोई इसमें योगदान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब जो बात आने वाली है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों यहां एंड्रोशियम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को क्या कहते हैं साथियों, जानते हो? इसी को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर वो भाग होता है जो पुरुष अंग के रूप में काम करता है, पुरुष अंग का पार्ट का काम करता है। याद रखना, इसे साथियों क्या कहेंगे? पुंकेसर के नाम जानते हैं। और ये जो है, इसे क्या कहा जाएगा साथियों? ये आपका कहलाता है गाइनोशियम। और गाइनोशियम की अगर आपसे बात करी जाएगी, ये गाइनोशियम है जिसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे साथियों? स्त्री केसर। लेकिन हो सकता है जैसे आप इसका नाम पुंकेसर ना सुनकर के, हो सकता है आपने इसका नाम पुमंग सुना होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पुमंग सुना होगा, ये कई सारे बुकों में आपको पुमंग दिखाई देगा। ऐसे ही स्त्री केसर ना दिखाई दे करके वहां आपको जयांग दिख जाएगा। इसका मतलब देखो, यहां पर अगर आपसे बात करी जाए, तो ये जो भाग है ना, ये वाला, ये पार्ट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव वाला होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये कौन सा ऑर्गन होगा साथियों? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जबकि अगर इसकी बात करी जाए, तो ये साथियों होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कौन सा होगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। ओके, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। और यही यही दोनों भाग हैं जिन्हें साथियों पता क्या कहा जाएगा? ये जो दोनों भाग होते हैं, इन दोनों भाग की अगर आपसे चर्चा करी जाए, तो ये दोनों वही पार्ट हैं जिन्हें हम लोग एसेंशियल कहते हैं। एसेंशियल क्यों कहते हैं साथियों? एसेंशियल पार्ट इसलिए कहते हैं, मतलब इन्हें कहा जाएगा आवश्यक अंग। और आवश्यक अंग दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वही भाग हैं जो कि फ्लावर के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जबकि ये दो जो पार्ट है ना, इन्हें पता क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है साथियों नॉन एसेंशियल पार्ट। इन्हें दोस्तों किस नाम जानते हैं हम लोग? इन्हें नॉन एसेंशियल पार्ट कहा जाता है। नॉन एसेंशियल क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या ना, ये नॉन एसेंशियल इसलिए है, इसे अनावश्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इसका कोई भी पार्टिसिपेशन आपका यहां दिखाई नहीं देगा। रिप्रोडक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन बाह्य दलपुंज और दलपुंज का नहीं होता है, ध्यान रखना। ये वो होता है जो क्या करता है, एक पंखुड़ी एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब पंखुड़ी रूम होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऊपर से सेपल घेरे रखता है। जब ये खिल जाता है तो इससे पंखुड़ी निकलती है, जिसे दलपुंज या कोरोला कहा जाता है। और कीट पतंगे इसी की वजह से इसकी ओर आकर्षित होते होंगे, ध्यान रखिएगा। एंड्रोशियम पुंकेसर या पुमंग हो गया, और गाइनोशियम इस तरीके से जयांग हो जाएगा, जो कि एसेंशियल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों क्या करते हैं हम लोग, जरा बात करते हैं कि सर एंडोशियम और गाइनोशियम के पार्ट कौन से होते हैं। देखो एंडोशियम और गाइनोशियम के दोस्तों जब बात करी जाए, तो एंड्रोशियम का जो सबसे पहला भाग होता है उसका नाम है साथियों, इसे कहते हैं एंथर। क्या कहा जाएगा? एंथर। एंथर को साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा परागकोश, इसे क्या बोलते हैं याद रखना, इसे परागकोश कहा जाएगा। और दूसरा जो होता है इसे दोस्तों कहते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट का मतलब होता है जिसे हम कहेंगे तंतु। क्या बोलते हैं साथियों? तंतु। जैसे अगर आपको बताऊं मैं, तो ये है आपका एंथर। जब कभी आप पुष्प में हाथ लगाते हो ना, तो ऊपर का देखना चिकना चिकना से आपके कण भी लगते होंगे। इसी एंथर, इसी पराग कोश में ही पराग कण भरे रहते हैं।
परागकण कहाँ भरे रहते हैं साथियों, मतलब मैं कह रहा हूं पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन्स किस में भरे रहते हैं, इसी पोलन ग्रेन्स होते हैं इसी एंथर में भरे रहते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स होते हैं, यही नर वाले भाग के अंतर्गत आते होंगे। ये मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन में मुख्य रूप से भाग लेने का कार्य करते होंगे, यही होते हैं आपके मेल वाले में, मतलब ये एंड्रोशियम में होते हैं, जिसे आपने क्या कहा है, इसे साथियों पुंकेसर या पुमंग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिलामेंट तंतु है जो ये क्या कर रहा होगा, इसको कनेक्ट कराने का काम करता है फ्लावर के अंतर्गत। अब बात करते हैं गायनोशियम। गायनोशियम को साथियों कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग जयांग, जयांग ना कहकर के इससे हम लोगों ने स्त्री केशर भी दोस्तों कहा है। क्या बोलते हैं इसे, स्त्री केशर। इसके कुल कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। कैसे 3 भाग होंगे समझिएगा जरा। सबसे पहले आपको याद ऐसे करना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले होता है स्टिग्मा, दूसरा दोस्तों होता है स्टाइल, और तीसरा होता है साथियों ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कितने पार्ट हो गए, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा को दोस्तों कहा जाता है, इसे हम वर्तिकाग्र के नाम जानते हैं। तो पहला होता वर्तिकाग्र, ये वही भाग है जब यहां पर पॉलिनेशन होता है ना, जब परागण होता है तो परागण में परागकण सबसे पहले इसी वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर ही जाते हैं। फिर दोस्तों होता दूसरा जिसे कहते हैं स्टाइल, इसे हम लोग स्टाइल को वर्तिका के नाम जानते हैं। और तीसरा होता है ओवरी, जिसे हम लोग साथियों अंडाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे अंडाशय कहते हैं। तो अगर आपके सामने मैं बात करूं तो ये देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला पार्ट है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये है दोस्तों आपका स्टाइल, इसे स्टाइल के नाम जाना जाता है ये वाला। और ये जो है यहां तक, क्या पूरा यहां तक कह देंगे। और फिर तीसरा जो भाग आपको दिख रहा होगा ये है आपका ओवरीज। इसी ओवरी में ही फीमेल जो जर्म सेल्स होती है ना उनका निर्माण होता होगा, और इसी के अंदर फिर बीजांड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा साथियों, बीजांड का निर्माण होता है। और यही बीजांड आगे चल करके क्या होते हैं, एक बीज का रूप धारण करते हैं। और ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी एक फ्रूट का, एक फल का रूप धारण करती होगी। आइए साथियों, जैसा कि हम लोग बात करते हैं यहां पर आपके सामने पूरे फ्लावर एनाटॉमिक बात करी, जैसे स्टेमेन है आपका, ये प्रिस्टिल हो गया, यहां पर आपका ये सेपल हो गया या पेटल हो गया, सारे के सारे नाम पता है। मतलब इसी स्टेमेन को तो हम लोगों ने क्या कहा साथियों, इसी को हम लोग तो एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं, इसे एंड्रोशियम भी कहा जाएगा। जयांग या सॉरी पुमंग या पुंकेशर। और इसे दोस्तों किस नाम जानते हैं, याद रखना, इसी को अपन ने गायनोशियम नाम दिया है। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, गायनोशियम। तो हो सकता है आपको प्रिस्टिल, स्टेमेन और प्रिस्टिल भी नाम दे देगा। एंथर और फिलामेंट मैंने बता दिया आपको। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज। स्टिग्मा वही पार्ट है जहां पर जब पॉलिनेशन होता है तो एंथर से परागकण आपके किस में आते हैं, इसी स्टिग्मा में आते हैं, वर्तिकाग्र में आते हैं। वर्तिकाग्र से वर्तिका में जाते हैं और वर्तिका के माध्यम से ओवरी जाते हैं। और इसी ओवरी में ही ओवल्स का निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। यही साथियों बीजांड जो होते हैं ये आगे चल करके यही आपके सीड्स का निर्माण करते हैं, मतलब यही आपका बीज बन जाते हैं। जबकि जो ओवरी है, जो अंडाशय होता है दोस्तों, ये अंडाशय जो होता है ये बाद में बन जाता है आपका फल का रूप धारण करता है। मतलब ये साथियों जो बनता है ये आपका फ्रूट बन जाता है। क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। क्लियर मेरी बात, उम्मीद करेंगे आपको ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आइए जरा अब कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी के सामने 2024 में आए हुए ये सारे प्रश्न हैं जो 2024 में आए हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से बना होता है। और इसे कहा जाता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर वेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, अनदर इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरीज। व्हाट इज इट कॉल्ड? तो अभी आपको मैंने जस्ट पीछे बताया कि यह भाग कौन सा कहलाता होगा, गायनोशियम, या आप इसे दूसरा हम लोग प्रिस्टिल के नाम जानते हैं। तो इसे प्रिस्टिल अर्थात इसे स्त्री केशर के नाम जाना जाएगा। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होगा। आपका पहला दिया गया है पेटल, पंखुड़ियां, जिसे अपन कोलोरा भी बोलते हैं। थैलमस कह रहा है, आपका सेपल कह रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपको बताना पड़ेगा। एक और चीज है, जब भी आपका रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, तो हमेशा प्रजनन में
मेल जो गेमेट्स होते हैं, जो मेल के जो युग्मक होते हैं, वो ही आपके क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाते हैं। तो मेल जो होते हैं यही संचरण करते हैं, फीमेल संचरण नहीं करते हैं। मेल बॉडी से ही फीमेल बॉडी में क्या होता है, संचरण होता होगा। संचरण मतलब कहने का होता है मेल ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होना मतलब स्थानांतरित होना। तो याद रखना, नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या युग्मक या जो आपका जर्म सेल्स है, वही मेल से किस में जाती है साथियों, फीमेल में जाती होंगी, ध्यान रखा है। तो कह रहा है विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, तो भाई आपका परागकण और बीजांड, ये तो आपको पता चल गया है कि सर यहां जो आवश्यक है वो पोलेंस एंड ओवल्स की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। पौधों में लैंगिक जनन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होगा भाई, एक बात बताओ, अंतिम जो लास्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट बनता होगा वो भाई सीड्स का ही फॉर्मेशन होगा। तो सीड्स का फॉर्मेशन, बीज का निर्माण होना चाहिए भाई। फ्रूट में ही तो बीज बन रहे हो, फ्रूट तो नहीं, फ्रूट तो क्या करेगा, फ्रूट तो बाद में खराब हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या भाई, यहाँ पर आवश्यकता होती है हमें बीज की, सीड्स की आवश्यकता होती है। तो ये आपका, ये भी 2024 एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द, कह रहा है मोबाइल रिप्रोडक्शन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा है जिसे गतिशील जनन कोशिका कहा गया। मैंने अभी क्या कहा है, फीमेल से नहीं जाता। जैसे नर और मादा, जब मेल और फीमेल जब भी सेक्सुअल प्रोसेस में आते हैं तो हमेशा मेल बॉडी से जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और जाकर के फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन ही तो होता ना। तो यही कह रहा है, तो कौन जाएगा, हमेशा नर युग्मक जाते हैं, मतलब यहां से मेल गेमेट से ही ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टिग्मा इन अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है। दोस्तों मैंने क्या कहा, जब कभी भी एंथर परागकोश से परागकण जाते होंगे, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहा जाता है, तो जब पॉलिनेशन होता होगा, वो पॉलिनेशन में पढ़ाऊंगा कि एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब स्वाप परागण और पर परागण, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले जब जाते हैं तो इसी वर्तिका पर ही तो जाते होंगे, स्टिग्मा पर ही तो जाते होंगे। तो जैसे कह रहे यहां तो विकास किस में होगा, ओवरी में हो जाएगा। अंड कोशिकाओं के साथ संलयन कह रहा है फ्यूजिंग विद द एग सेल बात कर रहा है, या कह रहा है पराग कणों का उत्पादन, कह रहा है उत्पादन करना, उत्पादन कैसे कर देगा भाई, या कह रहा है पराग कणों का अवतरण स्तर हो जाएगा। देखो संलयन कहां होगा साथियों, संलयन होगा जाके ओवरीज में। तो आंसर क्या होगा, पराग कणों का जो होता है ये आपका अवतरण स्तर होता है, इसी में ही जाकर के आपकी ये जो आपकी मेल जर्म सेल्स होती वो जाती होंगी, राइट, या गेमेट्स जाते होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किया जाता है। अरे यारो अभी तो पीछे बात करी है, स्त्री केसर के किस भाग में जाएंगे, तो भाई ये जाएंगे तुम्हारे स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र में जाएंगे। सो सिंपल, इतना इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है। अंडाशय ओवरी की, तो भाई एक बात बताओ, ओवरी क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ओवरी जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब मेल से मेल गेमेट्स, जिनको आपने बोला है सर पोलन ग्रेन्स जाते हैं, वो पोलन ग्रेन्स किस में जाते होंगे भाई, इसी जब स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरीज में जाते होंगे। तो यहीं पर तो भाई अंडाणु कोशिकाओं का उत्पादन होगा, जो कि फीमेल गेमेट्स में आता होगा, तभी तो क्या होगा, इनमें प्रोड्यूसिंग हो जाएगी ना। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एप का आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, कौन है जो फल के रूप में विकसित होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपने कहा ओवरी, ओवरी ही तो फल के रूप में विकसित होता, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो क्या कह रहा है कि गुलाब के फूल का पराग पोलन, जो कह रहा है ना पोलन ऑफ द रोज फ्लावर रीच स्टिग्मा ऑफ द सनफ्लावर थ्रो पॉलिनेशन, पोलन विल बी रिजेक्ट बाय स्टिग्मा बिकॉज, क्यों हो जाएगा, एक बात बताओ, मैं अगर कहूं एक डॉग का कोई गेमेट्स किसी बफेलो के एक भैंस के शरीर में डालोगे तो क्या वो
एक्सेप्ट करेगा। मतलब भैंस क्या किसी डॉग को पैदा कर सकती क्या, किसी कुत्ते को पैदा कर सकती क्या? गाय के शरीर में अगर आप किसी बकरी का डालो, क्या बकरी पैदा हो जाएगी? नहीं ना, वो तो रिजेक्ट कर देगा। तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, पराग जो होता ना, जो आपका पोलन है, वो सूरजमुखी का नहीं था, सूरजमुखी का नहीं था। और जब नहीं था तो कभी भी हो ही नहीं सकता यहां से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है ना यहां से। भाई कहां यहां पॉलिनेशन कहां हो पाएगा? तो गेमेट्स का कोई यूज ही नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में ऑप्शन बताओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन प्लांट सेल्स। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को 80% तक का जितने भी कोर्स चल रहे हैं उस पर प्राइस ड्रॉप किया गया है। आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, जिसमें आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी प्रोवाइड हो रही है। मतलब ये 12 महीने का कोर्स आपको 15 महीने का मिल रहा है। आरएमबी बैच, रेलवे मास्टरी बैच 2025-26 के लिए ज्वाइन कर सकते हो, शानदार बैच है 1199 में। और हमारा साइंस मास्टरी बैच जो 2025-26 के लिए साइंस मास्टरी बैच 349 में ज्वाइन कर सकते हो। सारा का सारा सिलेबस आपका बेहतरीन कवर हो जाएगा, 4 से 5 महीने में आपका बेस बढ़िया तैयार हो जाएगा। रेलवे एग्जाम 2025 के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी आधारित साइंस का फाउंडेशन 399 में मिल रहा है। शानदार बैच है। एनसीईआरटी का एक 1 to 1 लाइन आपको मिलेगी यहां पर। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो हमारे किसी बैच से इनरोल करना हो तो हमारे करियर गाइडेंस से आप करियर गाइडेंस के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। 8005663101 पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए ऐसे ही मैं टॉपिक लाता रहूंगा, आप लोग सजेस्ट करते रहना कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें आपको समस्या होती है वो सारे टॉपिक मैं आप सभी के साथ ला करके मेहनत के साथ पढ़ा करके आपको पूरी तरह से समस्या से निदान दिला दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।